हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिविजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, जो है इंडियन हिस्ट्री का सब पार्ट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इस टॉपिक में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको देखेंगे और समझेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है और कहाँ से फ्यूचर में क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो फर्स्ट टॉपिक है अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज़, मौर्यन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, सतवाहनास, गुप्तास, चालुक्यास, पल्लवास एंड छोलास। एंशियंट इंडिया के जो भी मेजर डायनेस्टीज़ थे उस टाइम पे रूल कर रहे थे, उनके अचीवमेंट्स क्या है, उनके प्रोमिनेंट रूलर्स के अचीवमेंट्स क्या है, वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरब ट्रैवलर सुलेमान विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ प्रतिहार किंग। पहले एक चीज़ बता दूं, जो ट्रैवलर वाला सेक्शन है, फॉरेन ट्रैवलर वाला सेक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में आए बाहर से और जिन्होंने वहाँ के रूलर्स की, वहाँ के डायनेस्टीज़ के वास्ट अकाउंट्स को लिखा। इन अकाउंट से हम अपनी प्रेजेंट हिस्ट्री को डिराइव करते हैं कि उस समय में क्या पोजीशंस रही होगी और क्या क्या इवेंट्स हुए थे। तो ये ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं ट्रैवलर सुलेमान की, जिन्होंने विजिट किया था इंडिया को ड्यूरिंग द रीन ऑफ प्रतिहार किंग भोजवन या जिन्हें मिहिर भोज भी कहते हैं। सुलेमान ने विजिट किया था इंडिया में 851 सी या एडी के अंदर में, ठीक है। और ये एक अरब मर्चेंट और ट्रैवलर दोनों थे। इन्होंने जो अपने अकाउंट्स लिखे हैं वो बुक का नाम है अखबार अल सिन वल हिंद। अल सिन मतलब सिन उस वक्त चाइना को कहा जाता था और हिंद इंडिया को। तो इन्होंने चाइना और इंडिया दोनों को विजिट किया था, तो उन्होंने वहाँ के अकाउंट्स को लिखा है अखबार अल सिन वल हिंद बुक के अंदर में। और इन्होंने उस वक्त के पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक लैंडस्केप था उस चीज़ों के बारे में बात की थी। सुलेमान ने प्रतिहार किंग, जो प्रतिहार डायनेस्टी थी, उसके अलावा साउथ के अंदर जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी उसको भी विजिट किया, राष्ट्रकूटा। फिर उन्होंने ईस्ट के अंदर में पाला डायनेस्टी थी, ठीक है, उस टाइम पाला डायनेस्टी में रूल कर रहे थे देवपाल। पाला डायनेस्टी को भी विजिट किया। प्रतिहार डायनेस्टी नॉर्थ में रूल करती थी, उसको विजिट किया। छोला डायनेस्टी एक और साउथ में डायनेस्टी थी, उसको भी विजिट किया। ये पाला है, सॉरी बाला नहीं, छोला डायनेस्टी को भी विजिट किया। और यहाँ से वेस्ट से आते हुए उन्होंने सिंध भी विजिट किया। सिंध उस समय में जो अब्बासिद कैलिफेट था उसके अंडर में आता था। तो ये थे सुलेमान। आपको बाकी भी ट्रैवलर जो चाइना से आए थे, अरब से आए थे, जो मोरक्को से इब्न बतूता आते हैं, उन सब के बारे में भी देखना है और उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ को विजिट किया वो भी आपको एक बार देख लेना है। 2023 का क्वेश्चन है, चांसेस है कि ऐसा ट्रेंड रिपीट भी होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2023 का, इन विच डायनेस्टी डिड चंद्रगुप्त सेकेंड मैरी हिज डॉटर प्रभावती एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। देखो, चंद्रगुप्त दो होते हैं। पहले तो चंद्रगुप्त होते हैं मौर्यन डायनेस्टी के अंदर, जो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। और सेकंड चंद्रगुप्त आपको मिलेंगे चंद्रगुप्त 1 एंड चंद्रगुप्त 2 गुप्ता डायनेस्टी के अंदर में। तो ये चंद्रगुप्त 2 जो हैं वो गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त हैं। इन्होंने अपनी डॉटर प्रभावती गुप्ता को उनकी शादी करवा दी थी रुद्रसेना सेकंड, जो वकाटका डायनेस्टी के रूलर थे। रुद्र सेना सेकंड, ये जो वकाटका डायनेस्टी थी डेक्कन में रूल करती थी। जो डेक्कन साउथ इंडिया का बीच वाला हिस्सा है, साउथ इंडिया से ऊपर वाला जो हिस्सा है डेक्कन एरिया, वहाँ पे रूल करते थे। और इनका शादी करवाने का पर्पस था कि ताकि जो अपना गुप्ता एम्पायर है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो डेक्कन एरिया में भी एग्जर्ट कर सके। तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी रुद्रसेना सेकंड से। जब रुद्रसेना सेकंड डेथ हो जाती है तब प्रभावती गुप्ता अपने बच्चों के लिए एज अ केयर टेकर, एज अ रीजेंट रूलर रूल करती है और अपनी जो फादर की डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज इस्टेब्लिश करती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रभावती सेना ने भी उस वक्त कुछ समय के लिए रूल किया था वकाटका डायनेस्टी के ऊपर। चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर ले तो इन्होंने रूल किया था 375 टू 415 एडी। ये गुप्ता एम्पायर का पीक टाइम था और गुप्ता एम्पायर के टाइम को इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री का स्वर्णिम समय भी कहा जाता है।
ठीक है। इनको और उनका क्या नाम था, विक्रमादित्य भी कहा जाता था गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड को, और सिंह विक्रम भी कहा जाता था। इन्होंने सिल्वर, कॉपर, गोल्ड तीनों तरीके की कॉइन्स इशू किए थे। जो हमको मेहरौली में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड के इंस्क्रिप्शंस है, जिनमें उनके रिलेटेड, उनके एम्पायर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और इन्होंने जो इनके जो कोर्ट में 9 रत्न रहते थे, वे नवरत्न कौन थे वो आपको जाके एक बार देखना है। इनके कोर्ट में 9 रत्न रहते थे, 9 ज्वेल्स या 9 इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो थे इनके कोर्ट में रहती थी, या इनके कोर्ट के इम्पॉर्टेंट हिस्से थे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। देखो, फर्स्ट लिस्ट में कुछ डायनेस्टीज़ दे रखी है और सेकंड लिस्ट में उनकी कैपिटल्स है। हमको मैच करना है कि कौन सी डायनेस्टी की कौन सी कैपिटल थी। पहला है शुंग डायनेस्टी या सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी रूल करती थी पाटलिपुत्र वाले एरिया में, ठीक है। जहाँ मौर्यन डायनेस्टी रूल करती थी वहीं सुंगा डायनेस्टी रूल करती थी। सेकंड है सतवाहनास। सतवाहनास की कैपिटल जो थी पैथान थी, ठीक है। सतवाहनास की कैपिटल कौन सी थी, पैथान। और कदम्बा जो डायनेस्टी थी उनकी कैपिटल थी बनवासी। बनवासी कहाँ आता है, बनवासी प्रेजेंटली आता है कर्नाटका में, और पैथान आता है प्रेजेंटली महाराष्ट्र में। और पाटलिपुत्र आपको पता है जो बिहार वाला, पटना वाला, आसपास वाला एरिया जो है उसे पाटलिपुत्र कहते हैं। और जो चंडेला डायनेस्टी थी वो रूल करती थी महोबा में। महोबा कहाँ आता है, जो एमपी वाला एरिया है प्रेजेंटली, जो खजुराहो वाले आसपास वाला टेम्पल वाला एरिया है वो है महोबा। महोबा आता है एमपी में। तो शुंगा पाटलिपुत्र में, सतवाहनास पैथान में, कदम्बा डायनेस्टी बनवासी में, और चंडेला डायनेस्टी महोबा में। बहुत बेसिक क्वेश्चंस था, आपको सीधी डायनेस्टीज़ के कैपिटल पूछी थी। अगर आप इनमें से एक भी डायनेस्टी के बारे में जानते हैं तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शंस। जैसे शुंगा डायनेस्टी का आपको पता होगा पाटलिपुत्र है, और चंडेला डायनेस्टी महोबा एमपी की डायनेस्टी, चंडेला रूलर्स जिन्होंने खजुराहो के टेम्पल्स बनाए थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ छोला एम्पायर इन 9th century AD। छोला एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो उनके फाउंडर कौन थे, विजय आल्या छोला, ठीक है। राजा छोला उनके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, लेकिन जो छोला डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9th century के अंदर, छोला डायनेस्टी बहुत पुरानी डायनेस्टी है। वो एंशियंट टाइम में भी थी, मिडिवल में भी थी, और बाद में भी कंटिन्यू होती है। लेकिन जो मेडिवल टाइम के अंदर 9th century AD के अंदर जो एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होता है वो होता है विजय आल्या के द्वारा। विजय आल्या ने जो तंजौर का रीजन था, तंजावुर या तंजौर जिसे बोलते हैं, उस रीजन को कैप्चर किया था और वहाँ पे अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। राजा जो थे उनका मेन रोल था छोला डायनेस्टी के अंदर कि उन्होंने एक्सपेंशन किया था छोला डायनेस्टी का नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड्स। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं छोला डायनेस्टी के बारे में। देखो, छोला की भी आपको कैपिटल पूछ सकते हैं। छोला की कैपिटल क्या थी, उरायूर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मेरा रॉन्ग हो सकता है, इसे उरायूर कहते हैं, ठीक है। लेटर जो इसके बाद में इनकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था पुहार या कावेरीपट्टनम। यूपीएससी में पुहर रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। कावेरीपट्टनम जिसको बनाया था कार्तिकाला छोला ने, कावेरीपट्टनम या पुहर को जगह को बनाया था कार्तिकाला छोला ने। इनका रॉयल एम्बलम टाइगर था। और इनके मेजर पोर्ट्स की बात करूँ तो अराकीमेडू और पुहर, एक जो पुहर जो था प्लस एक अराकीमेडू। पोर्ट्स के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि ये पोर्ट्स कौन सी लोकेशन पे सिचुएटेड थे या कौन सी डायनेस्टीज़ के अंदर में आते थे। तो अराकीमेडू जो पोर्ट था वो इनका मेजर पोर्ट था। इनका एक रूलर जो था, जो इनिशियली जो प्रीवियस छोला एम्पायर था बहुत पुराना, उसमें एक एलरा कल के रूलर था 2nd century BC के टाइम पे। उन्होंने श्रीलंका तक को कॉन्क्वेयर कर लिया था। और जो कराकीकल छोला जो था वो 190 AD के अंदर में आते हैं। इन्होंने भी वापस श्रीलंका को कैप्चर किया था। और बाद में इन्होंने कांची के रूलर्स को हराया, चेरा, पल्लवास, इन सब के साथ में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं छोला एम्पायर के, ठीक है। ये मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन थी छोला एम्पायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का, पानकोंडा कस्सानी रोदे वॉज द
पेनल्टी इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज्ड फॉर, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है ये, लेकिन जो ये पेनल्टी जो थी वो थी फ्लशिंग द रोड, ठीक है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती। मेजॉरिटी आप एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल्स के नाम याद रखते हो या फिर कोई करेंसी है उसके नाम याद रखते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको जनरली याद रहना मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा गेस वर्क की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2013 का सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ऑफिशियल जो पोस्ट थी उनके डेजिग्नेशंस क्या थे इंपॉर्टेंट, जैसे मौर्यन एम्पायर में, गुप्ता एम्पायर में, उसके बाद में जो सल्तनत वाला दिल्ली सल्तनत आता है या फिर जो मुग़ल एम्पायर में, उसमें इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस क्या थे ये आपको याद रखनी है। और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन में आता है नॉट, आपको नॉट को हाईलाइट कर लेना है और देखना नॉट पार्ट ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो नॉट पार्ट था वो था अग्रहारी का। देख लेते हैं क्यों। जो युक्त होता था, युक्त एक ऑफिसर होता था जो असिस्ट करता था एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करता था युक्त। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होता था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता था। जो प्रदेशिका था, प्रदेशिका एक सुपरवाइजर बोलते थे जिसको, एक या हेड या रीजन या टाउन या विलेज का जो सुपरवाइजर होता था उसको प्रदेशिका बोलते थे, सुपरवाइजर। और जो राजुका होता था, राजुका का मेन काम होता था रेवेन्यू कलेक्शन का और जो रूरल एरियाज है उसमें जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर को बोलते थे राजुका। सो अग्रहारिका जो होती है वो एक लैंड ग्रांट को बोलते हैं, जो ब्राह्मण से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो लैंड दी जाती थी ग्रांट में, फ्री में, उसको बोलते थे अग्रहारिका, ठीक है। जो मौर्य टाइम में इतनी फेमस नहीं थी कंपेयर टू नेक्स्ट शुंगा एम्पायर और बाकी वाले जो गुप्ता एम्पायर आते उस टाइम पे ज़्यादा फेमस थी क्योंकि उस टाइम हिंदुज़म ज़्यादा बढ़ गया था। तो ब्राह्मण्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो लैंड दी जाती थी वो थी अग्रहारिका लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई आर्ट फॉर्म्स थी, वो कैसे बिल्ड हो रही थी और उनमें कौन कौन सी स्टाइल्स थी, वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर में। पहला है स्तूपा से रिलेटेड क्वेश्चन। स्तूपा ऑफ बारूद इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ शुंगा आर्किटेक्चर। बारूद का स्तूपा जो है, आपको ये मुझे कमेंट में बताना, बारूद का स्तूपा कौन सी स्टेट के अंदर मिलता है। तो ये जो आर्किटेक्चर जो था शुंगा आर्किटेक्चर का पार्ट था। स्तूपास के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लो कि जो स्तूपास का इनोवेशन जो होता है, जो इनिशियल स्टार्ट होता है, वो बुद्धिज़्म में यूज़ होने के लिए नहीं स्टार्ट होता। इससे पहले बाकी धर्मों में भी इसका यूज़ हो रहा था, लेकिन अशोका के टाइम पे जब बुद्धा के लिए बहुत सारे स्तूपास बनाए गए, उसके बाद से ये स्तूपास वाला जो कल्चर है बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो गया। इसके आपको अवशेष हिंदुइज्म में भी मिलेंगे और जैनिज्म में मिलेंगे। बुद्धा स्तूपास होते क्या हैं? स्तूपास एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये माउंड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसमें ऊपर छतरी होगी, ठीक है, हरामिका होगा आसपास में, ठीक है, और आपको वुडन प्रदक्षिणा पथ भी मिलेगा जहाँ पे आप चक्कर निकाल के आप अपनी साधना आराधना कर सकते हैं। तो स्तूपा जो होते थे जनरली बुरियल माउंट्स होते थे, जिसमें इनिशियली जो स्तूपास बने थे उसमें बुद्धा के अवशेषों को रखा गया था। बुद्धा का जो राख होती है, उनकी अवशेष जो थे उनको रखा गया था, और एक माउंट के अंदर में जो लोटा था बुद्धा का जिसमें अवशेष रखे गए थे उनको रखा गया था। और इनका मेन पर्पस जो था कि बुद्धा का जो परिनिर्वाण हुआ था, बुद्धा का जो वो अपनी साइकिल, सफरिंग की साइकिल से जो एंड हुआ था उसको सिंबलाइज करता है। सबसे ज़्यादा जो बने थे इम्पोर्टेंट स्तूपास वो बने थे अशोका के टाइम पे, और शुंगा एम्पायर ने भी सिग्निफिकेंट स्तूपास का रिनोवेशन करवाया था और उनका एक्सपेंशन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर इज ट्रू। देखो, एंशिएंट में आपको स्तूपा आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है और पिलर आर्किटेक्चर है, और अशोका के कुछ बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है वो आपको देखने हैं, और टेम्पल आर्किटेक्चर मतलब टेम्पल का डेवलपमेंट कैसा होता है, जो नगरा स्टाइल है, ठीक है, वो सारी स्टाइल्स को भी देखना है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर के रिलेटेड इनमें से ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है।
द फ्री स्टैंडिंग मोर्टर एंड स्टोन टेम्पल्स आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन द गुप्ता पीरियड। सही बात है, जो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स होते हैं ओरिजिनेट होते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे। सेकेंड है लाद खान टेम्पल विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स बिलोंग टू चालुक्यास ऑफ बादामी। सही बात है, लाद खान टेम्पल कहाँ है? ये है आईहोल में। आईहोल एक जगह है कर्नाटका में, आईहोल यहाँ लिख देता हूँ। आईहोल कर्नाटका की एक जगह है, वहाँ पे चालुक्यास ऑफ बादामी के द्वारा बनाया गया टेम्पल एग्जिस्ट करता है। थर्ड इज द खजुराहो टेम्पल्स, ऑल द कंपार्टमेंट्स ऑफ द टेम्पल्स आर कनेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जी हाँ, ये भी सही है। और अभी हमने बात की खजुराहो टेम्पल्स को किसने बनाया था? चांडेला रूलर्स ने। ठीक है, चांडेला रूलर्स ने खजुराहो टेम्पल्स को बनाया था। खजुराहो टेम्पल्स में आपको एरोटिक स्कल्पचर्स भी दिखते हैं, जहाँ पे सेकुलर स्कल्पचर्स को टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ में मिक्स किया गया है। फोर्थ इज कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची इज द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल। जी नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो, टेम्पल आर्किटेक्चर 3 तरीके के थे उस टाइम पे। पहला था नगरा स्टाइल, सेकंड था द्रविड़ा स्टाइल और थर्ड था वैसारा स्टाइल। जो वैसारा स्टाइल वाला जो टेम्पल जो था वो नगरा और द्राविड़ की कॉम्बिनेशन से बना था। नगरा स्टाइल का, नगरा जो आर्किटेक्चर था उसका फ्लरिशिंग पीरियड जो था वो गुप्ता के टाइम पे था। गुप्तास के टाइम पे गुप्ता पीरियड जो था उसमें सबसे ज़्यादा नगरा स्टाइल के टेम्पल स्ट्रक्चर बनते हैं। और नागर स्टाइल या नगरा स्टाइल के जो टेम्पल जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकेंड है द्राविड़ा। द्राविड़ा फ्लरिश करता है पल्लवास के टाइम पे। ठीक है, पल्लवास ऑफ कांची जो है उनके टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्लरिश करता है। और वेसारा जो है वो नागर और द्राविड़ का मिक्स है और ये फ्लरिश करता है चालुक्यास के टाइम पे, होयसालास के टाइम पे और काकतियास ऑफ वारंगल, इनके टाइम पे ये स्टाइल फ्लरिश करता है। इन तीनों में बेसिक मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। इन तीनों स्टाइल्स के फीचर्स क्या जो थे? जो नगरा स्टाइल जो था फाइंड होता था नॉर्थ इंडिया के टाइम इंडिया में, और इसका जो शिखर होता था, शिखर मीन्स जो टॉप पार्ट होता है, जो टॉवर होता है, वो कर्वी लीनियर था। ठीक है, वर्टिकली धीरे धीरे राइज होता था और टॉप पे जाके सेंटर में एक ऐसा होता ना कि एक ऐसे इस तरीके का उसका शिखर था। ये नगरा स्टाइल के अंदर में जो गर्भगृह होता था, सिंपल एक स्क्वायर जो होता था, एक बार मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, ईजी हो जाएगा चीज़ें समझना। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको अगर फीचर्स पूछ रहे हैं तो आपको समझ होनी चाहिए कि कौन से स्टाइल का कौन सा फीचर है, ताकि आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर पाओ कि हाँ ये टेम्पल अगर नॉर्थ में एग्जिस्ट करता था, नगरा स्टाइल का था, तो इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। देखो, टेम्पल के बेसिक ये चीज़ें होती हैं। एक ये टेम्पल, ठीक है, ये उसके ऊपर होगा शिखर। ठीक है, नगरा स्टाइल में ऐसा शिखर था। ठीक है, कर्विलीनियर। उसमें बीच में होता था गर्भगृह, जहाँ पे प्रतिमा होती थी, भगवान की मूर्ति होती थी। ये जनरली स्क्वायर होता था। जो मंडप होता था, बाहर वाला जो एरिया जो था वो भी स्मॉलर होता था और छोटे छोटे मंडप होते थे, ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। एक होता था गोपुरम। गोपुरम आपको ज़्यादातर मिलेगा द्राविड़ा स्टाइल में या फिर वेसारा स्टाइल में। गोपुरम का मतलब है कि एंट्रेंस डोर, बहुत बड़ा एक एंट्रेंस डोर होता था। ठीक है, ये आपको नगरा स्टाइल में गोपुरम नहीं मिलता था और द्राविड़ा और वेसारा में मिलता था। नगरा स्टाइल में जो स्कल्पचर्स होते थे, बहुत इंट्रिकेट स्कल्पचर्स है। आप भी नॉर्थ इंडिया में रहते हो, राजस्थान के आपने टेम्पल्स देखे होंगे, बहुत डिटेल स्कल्पचर्स मिलते हैं, आकृतियाँ मिलती हैं हमको टेम्पल्स के ऊपर। और इसका जो अपने टेम्पल का जो ओवरऑल प्लान होता था वो स्क्वायर प्लान होता था। मतलब पूरे जो टेम्पल का एरिया होगा वो स्क्वायर होगा और बीच में आपको टेम्पल्स मिलेगा एक सेंटर में, और आपको आसपास में 4 टेम्पल्स और भी मिल जाते थे। ठीक है, ये पंचायतन स्टाइल भी जिसके बोलते हैं कि एक टेम्पल सेंटर में, आसपास 4 टेम्पल्स, और स्क्वायर जो प्लान होता था, जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लान होता था। इसके एग्जांपल्स कंदरिया महादेव टेम्पल, सन टेम्पल्स, या जनरली नॉर्थ में जो भी टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नगरा स्टाइल में ही बने हुए हैं या पंचायतन स्टाइल में ही बने हुए हैं। नेक्स्ट है द्रविड़न स्टाइल। द्रविड़न स्टाइल में क्या होता था? देखो, पहले तो ये साउथ इंडिया में मिलेंगे आपको सारे के सारे टेम्पल्स। इस टेम्पल का आप स्ट्रक्चर देख लें।
टेम्पल, और इसमें जो टॉप का जो टॉवर होता था, शिखर होता था, वो होता था पिरामिडिकल होता था, जिसमें स्टेप बाय स्टेप होता था। जैसे ये है तो ये आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप 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 मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, ये स्टेप वाइज होता था। और शिखर जो गर्भगृह होता था इसमें थोड़ा सा बड़ा होता था, और इसमें मंडप भी जो थे वो बहुत बड़े और स्पेशियस मंडप्स होते थे। आप जब भी साउथ इंडिया के टेम्पल्स को देखोगे बहुत बड़े मंडप होंगे, प्रेयर हॉल्स होंगे, जो गर्भगृह होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, और उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स जो था गोपुरम, बहुत बड़े बड़े गोपुरम। सबसे बड़ा गोपुरम जो है मीनाक्षी टेम्पल का है, मदुरई का जो मीनाक्षी टेम्पल है उसका गोपुरम सबसे बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट होगा एलोब्रेट, और हर साइड में बहुत बड़े बड़े गेट्स होंगे। और जो स्कल्पचर्स भी होते थे बहुत एक्सटेंसिव डेकोरेशन होता था। आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स आपने जनरली भी फ़ोटोज़ में देखे होंगे, बहुत डिटेल बहुत ग्रांड टेम्पल्स होते हैं वहाँ के, ठीक है। और इनका जो प्लान होता था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लान होता था, और इस प्लान के अंदर में जब भी उनका जहाँ पे भी अगर किसी जगह पे टेम्पल सिचुएटेड है तो वहाँ पे आपको एक वाटर सोर्स भी मिलेगा जहाँ पे पानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तालाब सा होगा या कुछ ऐसा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल, आपको पानी वाला एरिया भी मिलेगा। एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, ये सारे के सारे। थर्ड आता है वैसारा टेम्पल। थोड़ा सा ये लॉन्ग हो रहा है ये टॉपिक क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वैसारा आपको डेक्कन एरिया में, जो साउथ और नॉर्थ के बीच वाला जो एरिया महाराष्ट्र वाला रीजन है, कर्नाटका वाला रीजन है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये इसमें मिक्स मिलेंगे, जो पिरामिड्स होंगे वो कर्विलिनियर भी मिल सकते हैं नगरा स्टाइल की तरह, या फिर पिरामिडिकल भी मिल सकते हैं आपको द्रविडन स्टाइल की तरह। गर्भगृह भी आपको दोनों टाइप के मिल सकते हैं, बड़े भी है छोटे भी है। मंडप जो होते हैं इसमें जनरली मॉडरेट साइज़ के होते हैं, और गोपुरम हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट भी होते तो इसमें इतने ग्रांड नहीं होते जितने आपको द्रविडन स्टाइल के अंदर में मिलते हैं। और जो प्लान होता था इनका स्टेलाइट प्लान बोलते हैं, जो को स्टार शेप प्लान होता है इनका। स्टार शेप का मतलब ऐसा, इनके जो भी टेम्पल्स होते थे वो उनका जो बेस होगा आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। राइटिंग ये थोड़ी इसके लिए माफ़ करें, ठीक है। स्टार शेप प्लान होता था, और इसके मेन जो फीचर्स जो था, जो आपको टॉवर्स जो दिखते थे आसपास के जितने भी टेम्पल्स हैं उनके जो टॉवर देखेंगे आपको ऐसे लगेगा कोई माउंटेन रेंज है, मतलब आसपास ऐसे कोई रेंज चल रही है और उसकी ये सारे के सारे टॉवर्स हैं। और उनकी जो वॉल्स भी होती थी वो स्टार शेप प्लान के अंदर में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। होयसला टेम्पल है, चेन्नका शेवा टेम्पल्स हैं, ठीक है। होयसला डायनेस्टी के जो टेम्पल्स जो थे सारे के सारे वो होयसला आर्किटेक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पाटन गुजरात। आपको पता है कि रिसेंटली राजस्थान के सन टेम्पल्स का क्वेश्चन आया था 2023 मेंस के अंदर में, और सन टेम्पल्स पे बार बार क्वेश्चंस आते रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और लिमिटेड सन टेम्पल्स है, इसलिए आपको वो चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा सन टेम्पल है जो पाटन गुजरात में मिलता है, वो है मोधेरा सन टेम्पल। मोधेरा सन टेम्पल है गुजरात के अंदर में। ये टेम्पल बनाया था 1036 AD के अंदर में बाय किंग भीमा ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। किंग भीमा वन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। देखो 1 और 2 का सिस्टम ये होता है किसी भी किंग के पास, जो पहले आया भीमा 1 हो गया, और बाद में जो भीमा है भीमा 2, उसके बाद भीमा 3 होते गए। ये जो डायनेस्टी, ये जो टेम्पल बना है मोधेरा सन टेम्पल, ये बना है मरु गुर्जरा स्टाइल में। जो टेम्पल आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है, पहले जो मेन स्टाइल होती है नागर, द्रविड़ और वैसारा, ये मेन स्टाइल्स है। उनके अंदर सब स्टाइल्स बहुत सारी, जैसे नगर का एक स्टाइल है नागर, उसमें मरु गुर्जरा स्टाइल है, ये नागर का ही सब स्टाइल है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर फीचर्स है कि इसके अंदर एक सूर्य कुंड है। जो टेम्पल है उसके एक सेंटर में एक कुंड बना हुआ है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, ठीक है। और हमारे जैसे बावड़ियों में कैसे स्टेप वेल्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी स्टेप वेल्स है, ठीक है, स्टेप वेल भी है। ये टेम्पल क्यों इतना फेमस है, क्योंकि जब भी इक्विनॉक्सेस होते हैं, सब जो फर्स्ट मॉर्निंग सन की जो फर्स्ट रे होती है वो उसके गर्भगृह को इल्यूमिनेट करती है, उसको रोशन करती है। जब भी इक्विनॉक्सेस होंगे, ग्रहण होंगे, तो सबसे पहले जो
रे आएगी सन की, वो इस गर्भगृह को इल्यूमिनेट करेगी, रोशन करेगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इंडस एंड वैदिक एज, हरप्पन एम्पायर जो है वो देखना है हमको। रिनंसिएटरी ट्रेडिशंस एंड न्यू रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ 6 सेंचुरीज बेसी। रिनंसिएटरी का मतलब है जो जैनिज़्म थे, बुद्धिज़्म थे वो थे, और जो नए नए आइडियाज़ आए थे, जैसे आजीविका का आइडिया आया था। ये जो तीनों धर्म हैं इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गई, और ये तीनों रिलीजन के बारे में। तो देखते हैं 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सरकोटला, अ साइट ऑफ हरप्पन कल्चर। सरकोटला को किसने डिस्कवर किया था? जेपी जोशी या जगपति जोशी ने। सरकोटला कहाँ पे है? सरकोटला है गुजरात की एक साइट है, हरप्पन साइट है। अब बाकी भी एक बार साइट्स को देख लेते हैं कि किसने किसको डिस्कवर किया था। मेनली हमको ऐसे तो राजस्थान वाली याद रखनी होती है, लेकिन जैसे आप देख रहे हो 2023 में बाहर वाली साइट्स को भी पूछ रहे हैं, तो उसका भी हम देख लेते हैं। जो हरप्पा जो था, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, उसको डिस्कवर किया था दयाराम सैनी ने, DR सहानी, ठीक है। ये कब डिस्कवर किया गया? 1921 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइट था। सबसे पहले हमने हरप्पा को डिस्कवर किया था। उसके बाद में है मोहनजोदारो, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। इसको डिस्कवर किया था RD बैनर्जी ने। इसको डिस्कवर किया गया 1922 के अंदर में। फिर है धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इसको डिस्कवर किया था JP जोशी ने, ठीक है। फोर्थ है लोथल, ये भी है एक पोर्ट साइट थी गुजरात के अंदर में, इसको डिस्कवर किया था SR राव ने। फिफ्थ है कालीबंगा कहाँ है? हमारे राजस्थान के अंदर में। कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सारी, इसको डिस्कवर किया था LP तेसीतोरी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि राजस्थान में सिचुएटेड है। इसके बाद में LP पहले इनिशियली डिस्कवर किया था LP तेसीतोरी ने, और लेकिन इसको एक्सकवेट किया था BB लाल ने और BK थापर ने। कई बार शब्द अटक ही जाते हैं। सिक्स्थ है रखीगरी को किया था डिस्कवर अमरेंद्रनाथ, ठीक है। रखीगरी जो है इसको किया था अमरेंद्रनाथ ने, अमरेंद्रनाथ। सेवेंथ है चानूदारो, जिसको डिस्कवर किया था NG मजुमदार ने। बनावली को किया था RS बिस्त ने। सरकोटड़ा को JP जोशी ने। कोट दीजी को FA खान ने। एक बार आप लिस्ट को मैं ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे एक बार चेक कर लेना। फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना। मेन जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो हमने देख लिया, हरप्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, रखीगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें तीर्थंकर्स के नाम दे रखे हैं और उनके जो सिंबल्स जो थे वो दे रखे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है इनको याद करना, लेकिन हम देखेंगे जो मेन तीर्थंकर है, जो फर्स्ट, 23rd एंड 24th, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो इतने 24 तीर्थंकर है, सबके सिंबल्स आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो देख लेते हैं पारसनाथ जो तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर। उनका सिंबल क्या था? उनका सिंबल था स्नेक, ठीक है। आदिनाथ फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उनका था बुल। महावीर 24th तीर्थंकर थे, उनका जो था लॉयन था। ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये तीनों फर्स्ट, 23rd और 24th आपकी बुक्स में भी जैनिज्म से रिलेटेड या हिस्ट्री में जब भी पढ़ते हैं इन तीनों का जिक्र मिलता है, बाकियों का जिक्र इतना नहीं मिलता। जो शांतिनाथ जो थे उनका जो था सिंबल डियर है। अगर आपको पहले 3 का पता होता या इनमें से एक का भी पता होता तो आपका आंसर एलिमिनेशन से मिल जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 4th, A3, B1, C2 एंड D4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। देखो जैनिज्म हमारे यहाँ पे राजस्थान में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे जैनिज्म से रिलेटेड, क्योंकि राजस्थान में जैनिज्म ज़्यादा प्रेवेलेंट है और जैनिज्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर भी मिलेंगे आपको, और हिस्ट्री में इसका वर्णन भी मिलेगा अलग अलग जगहों पे। बुद्धिज़्म इतना रेलेवेंट नहीं था राजस्थान के अंदर में उस टाइम पे। कुछ चीज़ें मिलती हैं हमको बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वो भी हमको बहुत अच्छे से देखनी है, लेकिन जैनिज्म के ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं राजस्थान के क्वेश्चंस में। तो जैनिज्म में रिलेटेड कौन कौन सी डॉक्ट्राइन्स थी? देखो पहली जो डॉक्ट्राइन जो थी वो है अनेकांतवाद।
अनेकांतवाद क्या बोलते हैं कि बहुत सारे ट्रुथ होते हैं, देयर आर मल्टीपल ट्रुथ। आपने वो कहानी सुनी होगी कि बहुत सारे अंधों को एक हाथी के आसपास खड़ा कर दिया जाता है और वो व्यक्ति, वो लोग जिस भी चीज़ को छूते हैं उस हिसाब से अपने अजम्पशंस बना लेते हैं कि हाँ ये चीज़ वही है। जैसे एक अंधा जब उसकी सूंड को छूता है हाथी की तो बोलता है कि ये तो एक रस्सी है, और एक बंदा जब उसके पैरों को छूता है बोलता है ये तो एक पिलर है, और एक बंदा जब उसके पेट को छूता है तो बोलता है ये तो कोई गद्दा है। तो अलग अलग अजम्पशंस होते हैं। तो उसी तरीके भी एक सच नहीं होता, सच के भी बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो ये जो थ्योरी है वो है अनेकांतवाद, जैनिज़्म की थ्योरी है। सेकंड जो जैनिज़्म की थ्योरी है वो है श्यादवाद। श्यादवाद बोलता है कि कोई भी स्टेटमेंट आप 100% या श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। बेस्ट जो तरीका होता है कि आप शायद लगा दो या शायद लगा दो उसके पीछे आगे, क्या शायद ये सही है। जैसे जो अंधे बात कर रहे हैं, जो अंधे अगर वो बोल रहे हैं कि शायद ये रस्सी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वैसे ही आपका जो स्टेटमेंट होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं होता। आप शायद है, उस टाइम प्लेस और सिचुएशंस के हिसाब से वो स्टेटमेंट शायद है, जो हो सकता है कि आज सच हो या इंडिया में सच हो या राजस्थान में सच हो, बाकी कहीं सच ना हो। ये दोनों जो थेरीज थी ये है जैनिज़्म की थेरीज है। और जो बाकी सर्वस्तिवाद और शून्यवाद जो है वो बुद्धिज़्म की थेरी है। सर्वस्तिवाद जो बुद्धिज़्म की थेरी है वो बोलती है कि ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल टाइम्स। जैसे समय की बात है, समय हर टाइम पे एग्जिस्ट करेगा, पास्ट में भी समय था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। उसी की तरह हर चीज़ें हर वक्त में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनके मायने अलग हो सकते हैं, उनके पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं। सेकेंड इज शून्यवाद। शून्यवाद क्या बोलता है कि हर एक चीज़ का कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका जो इनहेरेंट एग्जिस्टेंस है वो एम्प्टी। जैसे एक चेयर है, वो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो बहुत सारी चीज़ों में एग्जिस्ट करती है। जैसे चेयर है तो वो ज़मीन पे एग्जिस्ट करेगी, या टेबल के साथ में एग्जिस्ट करेगी, या चेयर के साथ में कोई और चीज़ें एग्जिस्ट करेगी। किसी भी चीज़ का इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इनहेरेंट एग्जिस्टेंस एम्प्टी है। हम सब एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमारा कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हम कहते हैं कंटेक्चुअली या रिलेटिवली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था शून्यवाद। बहुत डीप थेरीज है, इनको ईजिली समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि थेरीज बोलती क्या है। शून्यवाद सर्वस्तिवाद जो है वो बुद्धिज़्म की थेरीज है, और अनेकांतवाद और शादवाद जो है वो जैनिज़्म की थेरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखो श्रेणी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो भी ट्रेडर्स जो थे या बिजनेसेस जो थे वो श्रेणियों में डिवाइडेड थे, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे ट्रेडर्स हो। वो गिल्ड सिस्टम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जिसे बोलते हैं श्रेणी सिस्टम, मतलब गिल्ड्स थे, ग्रुप्स थे, इनमें एग्जिस्ट करते थे। तो उनके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला बोलते हैं श्रेणी वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, सही बात है। क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स वर डिटरमाइंड बाय द कंसर्न श्रेणी, सही बात है। पूरा का जो श्रेणी होती थी, गिल्ड जो होता था, पूरा ग्रुप होता था, वो डिसाइड करता था किसी भी चीज़ का प्राइस क्या होगा, कैसे ट्रेड, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी ट्रेड की होती थी वो श्रेणी डिसाइड करती थी। और हर इंसान को श्रेणी में रजिस्टर करना कंपलसरी था, वरना वो ट्रेड नहीं कर सकता था, अपनी चीज़ें बेच नहीं सकता था। थर्ड है श्रेणी यूज टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, सही बात है। सारे मेंबर्स की कंडक्ट को भी गिल्ड सिस्टम कंट्रोल करता था। श्रेणी सिस्टम वॉज प्रिडोमिनेंट ओनली इन नॉर्थन इंडिया, जी नहीं, ये रॉन्ग है। वो साउथ इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था, ईस्ट वेस्ट सब जगह एग्जिस्ट करता था। अलग अलग उसका दायरा हो सकता है लेकिन एग्जिस्ट हर जगह करता था। तो ये क्वेश्चन था नॉट से रिलेटेड। और आपने इसमें एक और देखा, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली आप वहाँ पे आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है। जैसे ओनली इन नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे आपको आंखें आपकी चमकनी चाहिए कि क्या सच में ऐसा था। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं। और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आप गेस वर्क नहीं संभाल पा रहे हो, या दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, तो जनरली आपका जो ये वाला ऑप्शन है, जो एक्सट्रीम वाला है, आप उसको चूज़ कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो थोड़ी सी कि ये ऑप्शन गलत होगा। हर बार नहीं होगा, लेकिन कई चांसेस में, कई कॉन्टेक्स्ट में ये ऑप्शंस गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट
द लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स, 16 महाजनपद जो थे, षोडश महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया अकर। ये किन किन टेक्स्ट में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है? वो जो टेक्स्ट है वो है, पहला है अंगुत्तर निकाय। ये अंगुत्तर निकाय जो है एक पाली का टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट, थेरावादा बुद्धिस्ट का एक टेक्स्ट है, पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। सेकंड जो टेक्स्ट है वो है भगवती सूत्र। ये एक जैन टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। तो बाकी दो टेक्स्ट दे के रखे हैं, अर्थशास्त्र और दिग्निकाय। दिग्निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और अर्थशास्त्र एक कौटिल्य का टेक्स्ट है, जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है। इसमें डिटेल्ड वर्णन नहीं मिलता है किसी भी 16 महाजनपद का। आपको एक दो महाजनपद या कुछ महाजनपद का मिल सकता है, लेकिन 16 महाजनपद जो है उनका वर्णन सिर्फ अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और भगवती सूत्र जो जैन टेक्स्ट है उसी में मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। तो 16 महाजनपद की बात कर ले, कौन कौन सी थी? पहली थी अंगा, मगध। अंगा बिहार और झारखंड में, मगध बिहार में, वैशाली, मिथिला, कोशला, काशी, सुरसेना, वत्स, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, चेडी, ठीक है, ये सारी कुछ महाजनपद के नाम हैं। और आपको पूरी एक डिटेल लिस्ट देखने के लिए उनके कहाँ कहाँ लोकेशंस थे, इनमें से रिपब्लिक कौन सी थी और मोनार्की कौन सी थी, ये आपको एक बार इंटरनेट पे जाके देखना है और उसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है, देखिए वापस 16 महाजनपद पूछा था। 16 महाजनपद ऑफ द एज ऑफ महाजनपद हैव ऑफन बीन mentioned in the Buddhist literature. Which of the following जनपद have been mentioned by Panini in अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी एक पणिनि द्वारा किताब लिखी गई है, उसमें कौन सी जनपद के बारे में मेंशन किया गया था? कौन कौन सी जनपद के बारे में मेंशन किया गया था? तो वो थी पहली मगध, ठीक है, सेकंड थी अश्मक, थर्ड थी कंबोज। इन तीनों के बारे में पणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर मेंशन मिलता है। आप देख सकते हो 2013 में पूछा कि कौन कौन सी जनपद कहाँ कहाँ मेंशनड है, और 16 में भी सेम चीज़ पूछी है। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है कौन कौन सी बुक्स के अंदर में महाजनपद के बारे में वर्णन किया गया है, या उन जनपद की कैपिटल कौन कौन सी थी वो भी एक बार आप देख लेना, फ्यूचर में उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 2013 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले आप हाईलाइट कर लेते हैं नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन की कुछ थ्योरीज दी गई है, उनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो इनकरेक्ट है, या कौन सी थ्योरी का जो मैच है वो इनकरेक्ट है कि इस व्यक्ति ने ये थ्योरीज नहीं दी है। पहली E.H.J. मैके ने थ्योरी दी थी कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेरियन सिविलाइजेशन जो था वहाँ से लोगों ने माइग्रेट किया, इसलिए ये हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होता है, ठीक है, ये सही है। सेकेंड है मोरटाइमर व्हीलर, उनकी थ्योरी थी कि माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्ट एशिया। ये जो सिविलाइजेशन का जो आइडिया है वो वेस्ट एशिया से आता है, फिर यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होता है। ये था मोरटाइम व्हीलर की थ्योरी। अमलानंद जो घोष जो थे इंडियन हिस्टोरियन थे, उनकी थ्योरी थी तो प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। उनकी ये थ्योरी थी कि शुरू से ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे लोग रहते थे, धीरे धीरे इनमें मैच्योरिटी आती है और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब यहाँ पे फोर्थ व्यक्ति का नाम दे रखा है M. रफ़ीक मुगल, ठीक है। ये बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जी नहीं, ये मुगल का ये थ्योरी नहीं था, मुगल ने ये थ्योरी नहीं दी थी। मुगल ने कहा था कि जो M. रफ़ीक मुगल ने कहा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है, डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली। हाँ, ये कुछ इन्फ्लुएंसेस लेता है आसपास के सिविलाइजेशन से, इंस्पिरेशंस लेता है, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, किसी बाहरी फोर्सेस के कारण नहीं होता है, सिर्फ वो इंस्पिरेशन लेता है बाहरी फोर्सेस से। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ M. रफ़ीक मुगल। M. रफ़ीक मुगल ने ये थ्योरी दी थी, ना कि ये थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड म्यूजिक ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। हम एंशिएंट में देख चुके हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। अब सेकंड है मेडिवल इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। मेडिवल इंडिया में जो मेजॉरिटी डेवलपमेंट होते हैं वो है सल्तनत के टाइम पे और मुगल पीरियड के टाइम पे, ठीक है। इन फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस बिल्ड बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वाज फॉलोड।
आप अकबर के टाइम पे देखोगे तो भी अकबर आर्किटेक्चर बनाता है तो अकबर के आर्किटेक्चर पर्शियन आर्किटेक्चर नहीं थे, उनका रेप्लिका नहीं था, वो पर्शियन आर्किटेक्चर्स के भी इन्फ्लुएंसेस थे उसके अंदर, और लोकल जो आर्किटेक्चर था जैसे राजपूत आर्किटेक्चर हो गया, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग जगहों के आर्किटेक्चर जो थे उनका भी इन्फ्लुएंस था। जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का जो इन्फ्लुएंस जो था वो था पंचमहल के अंदर में, फतेहपुर सिकरी में एक जगह है वहाँ पे। बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सिकरी में एग्जिस्ट करता है, सबसे बड़ा दरवाज़ा था उस समय का। शेख सलीम चिश्ती की टोम जो थी वो भी वहीं पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक फतेहपुर सिकरी अकबर ने एक शहर बसाया था आगरा के पास में ही, वहाँ पे सारी चीज़ें बनाई गई थी। 2016 का क्वेश्चन है, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत विच वॉज डन इन 16th सेंचुरी इज कॉल्ड राजमनामा, ठीक है। ये मुगल्स के टाइम पे ट्रांसलेशन कराया गया था और इसका मीनिंग जो था, इसको बुक ऑफ वॉर भी बोलते हैं, रज़मानामा या राजमनामा, ठीक है। ये महाभारत का ट्रांसलेशन था, पर्शियन में करवाया गया था मुगल्स के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है अब 2013 का, इसमें एक फर्स्ट लिस्ट में दे रखा है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और कौन सी डायनेस्टीज़ के साथ में ये एसोसिएटेड थी, मतलब कौन सी डायनेस्टीज़ इसका डेवलपमेंट करवा रही थी। पहला था लोटस बर्ड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ एन आर्क। ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी ये थी खलजी डायनेस्टीज़ के टाइम पे, ठीक है। खलजी डायनेस्टीज़ ने ये स्टाइल डेवलप की थी। सेकंड था एमरजेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉप, ये डेवलप हुआ था तुगलक्स के टाइम पे। आपको पता होगा 5 दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी, पहली थी स्लेव, फिर थी खिलजी, फिर थी तुगलक, ठीक है, तुगलक्स, फिर थी सैयद और लास्ट थी लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी को हरा के फिर मुग़ल एम्पायर बाबर ने अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया था मुग़ल एम्पायर का। थर्ड है यूज़ ऑफ बोधिगोई इन द पिलर, ये जो था विजयनगर एम्पायर का स्टाइल था। एंड फोर्थ इज द मैसिव एंट्रेंस गेट विद इंक्लाइंड वॉल, ये शार्की डायनेस्टी, इनकी वॉल जो होती थी इंक्लाइंड थी, थोड़ी सी टेढ़ी वॉल्स होती थी शार्की डायनेस्टी की। तो ये चारों इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी ये कौन सी डायनेस्टी से थी हमने देख लिया, और इसका आंसर हो जाएगा 4 3 4 2 1। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। देखो प्रीवियस में अभी भी मुगल एरा से, मुगल पेंटिंग्स जो थी उससे क्वेश्चंस नहीं आए, मुगल आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस नहीं आए, और सल्तनत के बाकी जो भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होते थे उससे भी क्वेश्चंस नहीं आए। तो आपको उसमें अच्छे से पढ़ना है, फ्यूचर में क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इसमें देखेंगे लैंग्वेज एंड आर्किटेक्ट लिटरेचर इन संस्कृत, तमिल एंड प्राकृत। 2021 का क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द गिवन लिस्ट। देखो ये कुछ नाम दे रखे हैं, वो नाम किस चीज़ के थे वो आपको आइडेंटिफाई करना है। व्रीहि या विरिही, ये जो नाम था राइस का नाम था, राइस को बोलते थे व्रीहि। फिर है मुदगा, मुदगा मीन्स मूंग बीन। थर्ड इज यावा, यावा मीन्स मिलेट, ठीक है। और फोर्थ इज इक्शु, इक्शु मीन्स शुगर केन, ठीक है। ये चीज़ों के नाम हैं, एंशिएंट टाइम में इसको ऐसे कहा जाता था संस्कृत प्राकृत लैंग्वेजेस के अंदर में, और इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, A2 B3 C4 एंड D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016, द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जबाल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन। देखो ये जो मेंशन होता है चंदोदय उपनिषद के अंदर में, स्टिग्मा ऑफ सत्यकाम जबाल। देखो ये क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, सत्यकाम जबाल का कहाँ मेंशन्ड है, कौन से उपनिषद में मेंशन्ड है। इम्पॉसिबल होता है एक साधारण इंसान के लिए ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना, क्योंकि आप लिमिटेड चीज़ों को पढ़ सकते हो, आप एक एक चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, एक एक स्टोरीज़ को नहीं पढ़ सकते। आप जनरली जो पॉपुलर क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी में या अदर स्टेट पीएससीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहीं आप देख सकते हो, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हो। तो जो अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप छोड़ दो, आप उस पर लोड मत लो। आप एक क्वेश्चन के लिए पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते या अलग नए रिसोर्सेज नहीं पढ़ सकते। आपको फोकस उन्हीं रिसोर्सेज पे करना है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं।
बाकी इन एक एक दो दो क्वेश्चंस के लिए आपको अलग रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप पास वही होने वाला है जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जो कट ऑफ को क्लियर करेगा, ना कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। आप 200 में से 200 नंबर नहीं ला सकते। आपका गोल है कट ऑफ को क्लियर करना, 100 मार्क्स कट ऑफ है, 100 को क्लियर किया, दैट्स इट। आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज वही देखने हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी एक एक दो दो क्वेश्चंस के लो छोड़ दो, स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क्स हैज टेकन अप देयर थीम फ्रॉम महाभारत। ठीक है, कौन से वर्क संस्कृत के काम है जिनका जो थीम है वो महाभारत से आता है। पहला है, जो इसमें सही है वो है कीर्ता अर्जुनियम। देखो, अर्जुन भारावी ने इसको लिखा था। भारावी करके एक राइटर जो थी, उन्होंने इस चीज़ को लिखा था, जिसमें उस एपिसोड को दर्शाया गया है जहाँ पे अर्जुन लॉर्ड शिवा से मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक हंटर। जो किरत होता है, उस हंटर के फॉर्म में शिवा होते हैं, उनसे अर्जुन मिलते हैं। ठीक है, मीटिंग ऑफ अर्जुन विथ किरत, कीर्ता अर्जुनियम। सेकंड जो है शिशुपाल वध। ठीक है, शिशुपाल जो वध है ये इसको लिखा है माघ ने, कवि माघ। इसके अंदर जो शिशुपाल जो होता है उसका जो किलिंग होता है बाय लॉर्ड कृष्णा, उसके बारे में मेंशन किया गया कि कैसे शिशुपाल का वध होता है। शिशुपाल वध बाय लॉर्ड कृष्णा उसका मेंशनड है। ये दोनों जो है बुक्स, इसमें महाभारत के इवेंट से स्टोरी उठाई गई है और उस पर एलोब्रेशन किया गया है। जो बाकी जो दोनों हैं, नाई शिध्या चित्र एंड दश कुमार चरित्र, ये दोनों का जो स्टोरी है वो महाभारत से नहीं आता है। ठीक है, दश कुमार चरित्र का आता है, लेकिन बहुत अलग उसका रिलेशन है, अलग चीज़ों से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, कीर्ता अर्जुनियम एंड शिशुपाल वध। दोनों पॉपुलर बुक्स हैं, इसलिए आपको इससे क्वेश्चन पूछा गया। बाकी जो दोनों बुक्स हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं है, तो वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल पीरियड पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड रिकन्सिलिएशन, अफगान, राजपूत, डेक्कन स्टेट्स एंड मराठा। मतलब मुगल स्टेट के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2013 का, हु अमंग द फॉलोइंग मराठा चीफ्सन्स वाज फर्स्ट टू ऑफर नज़र या गिफ्ट एट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। वो थे राजा साहू, द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। ठीक है, बहुत एक साइड लाइन इवेंट है, आपको याद हो भी और नहीं भी हो। रिलीजियस एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी इसमें से क्वेश्चंस आ रखे हैं। द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेक्ट वाज मोस्टली लिमिटेड टू सिंध, मुल्तान एंड पंजाब। बाकी सारी जो सेक्ट्स है इसमें से, वो सारी की सारी सेक्ट्स इंडिया के वेरियस पार्ट्स में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जो ये सूफी, ये स्पेसिफिक सेक्ट जो थी जिसको बोलते हैं सुहारवादी सेक्ट, ये एग्जिस्ट करती थी सिंध, मुल्तान और पंजाब में। आपको पता होगा कि ये जो सेक्ट वाला क्वेश्चन है, जो भक्ति और सूफी मूवमेंट है, इनमें से मीन्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली ये जो इस्लामिक सेक्ट्स जो है, सूफी सेक्ट्स जो हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करती थी, इनके फाउंडर्स कौन थे, इनके इंपॉर्टेंट सेंट्स कौन थे, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा सुहारवादी सेक्ट। द मेन सेक्ट और पीठ ऑफ वरकारी सेक्ट इज सिचुएटेड इन श्रृंगेरी, इज सिचुएटेड पंढरपुर। ठीक है, जो वरकारी जो सेक्ट है उसका जो मेन पीठ होती है, जो प्राइम पीठ है, वो है पंढरपुर के। वरकारी सेक्ट जो है ये विठोबा गॉड है। ठीक है, मोस्टली ये महाराष्ट्र में फेमस है। ठीक है, विठोबा गॉड को वर्शिप करते हैं। ठीक है, और इनका जो मेन सेंटर है वो पंढरपुर है, और इनमें बहुत सारे जो भक्ति टाइम के जो सेंट्स जो थे वो थे इसके अंदर में, जैसे नामदेव है और ज्ञानेश्वर है, ये ध्यानेश्वर, तुकाराम, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट जो थे भक्ति टाइम के, ये इसके फॉलोवर्स थे। मेन इसका आइडिया जो वरकारी सेक्ट का है कि ये इक्वलिटी पे फोकस करता है, नॉन वायलेंस पे, एक सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करने पे फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर। तो चिश्ती ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ठीक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चिश्ती सेंट हैं उनकी मेन प्लेस है अजमेर। ठीक है, उनमें अजमेर दरगाह है चिश्ती संत की,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की उनकी दरगाह है, इसलिए चिश्ती ऑर्डर इंपॉर्टेंट है आरएस के पर्सपेक्टिव से। तो इनमें से शेख मोइनुद्दीन भी एक चिश्ती संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी एक चिश्ती संत थे। ये संत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, लेकिन किसकी मेमोरी में बनाई थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। बनाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन अपने नाम के लिए उसका नाम कुतुब मीनार नहीं रखा है, उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी में उसका नाम कुतुब मीनार रखा है। और निज़ामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह दिल्ली में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी चिश्ती संत थे, लेकिन जो अब्दुल जिलानी जो थे वो चिश्ती संत नहीं थे। और बाकी कौन कौन से चिश्ती संत थे? जैसे फरुद्दीन गंज शकर बाबा, जिसको बाबा फरीद भी कहते थे, वो भी थे। और नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, ये चिराग ऑफ दिल्ली बाहर बोला जाता था, तो ये भी चिश्ती संत थे। नेक्स्ट टॉपिक है सुल्तनत पीरियड के टाइम पे। सल्तनत पीरियड जो था, अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट सुल्तान्स रूलर्स, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्रा कवि पितामह? पितामह नहीं, पितामह है, ठीक है, बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने किसको ये उपाधि दी थी? वो थे अल्लासी बेदना। इनके इम्पॉर्टेंट कोर्ट में संत ये पोएट थे आंध्रा कवि पितामह, जिनको उपाधि दी गई थी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम देखते हैं, कृष्णदेव राय के बारे में हम देखेंगे। 2021 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहला स्टेटमेंट है, कृष्णदेव राय द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर रोड द ट्रीटीज ऑफ अमुक्तमाल्यदा। मैंने बोला कि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, खुद राइटर थे, खुद लिटरेरी राइटर थे, म्यूजिशियन थे, सब थे वो। तो इन्होंने एक ट्रीटी लिखी थी अमुक्तमाल्यदा, सही बात है। कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आंध्र भोज, सही बात है। आंध्र कवि पितामह कौन थे? अल्लासी बेदना। और आंध्र भोज खुद कृष्णदेव राय को कहा जाता था, ये भी सही है। इनको ये क्यों मिला था आंध्र भोज का टाइटल? क्योंकि इन्होंने जो तेलुगु लिटरेचर जो था उसमें बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, उनको पता होगा आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो है तेलुगु, तो इनको आंध्र भोज का टाइटल मिलता है। थर्ड है, अल्लासी बेदना द पोएट लॉरेट वाज वेल वर्स इन संस्कृत एंड तमिल अडॉन हिज कोर्ट, सही बात है। अल्लासी बेदना उनके कोर्ट में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो संस्कृत और तमिल के नहीं, संस्कृत और तेलुगु के ज्ञाता थे। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। थोड़ा सा देख लेते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। ये राजा थे, आपको पता होगा, जो विजयनगर एम्पायर था वो अलग अलग डायनेस्टीज़ के द्वारा रूल किया था। तो उसमें से कुछ डायनेस्टीज़ के पहले, जो सबसे पहले डायनेस्टी संगमा, सलुवा, तलुवा एंड अराविदो, ये 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का ने इसको फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को। और जो कृष्णदेव जो राय थे वो रूलर जो थे 1509 से लेके 1529 तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है, 1526 में मुगल एम्पायर आ जाता है। उस टाइम पे कौन थे विजयनगर के रूलर? कृष्णदेव राय। और ये बिलोंग करते थे तुलुवा डायनेस्टी, 3rd नंबर की जो डायनेस्टी थी तुलुवा डायनेस्टी, उससे ये बिलोंग करते थे। इनके टाइटल्स थे आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, अभिनव भट्टाचार्य किसी और का है। अभिनव किसका है वो आपको, एक राजस्थान के रूलर का अभिनव भट्टाचार्य टाइटल है, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। अभिनव भोज या यमन राज स्थापनाचार्य, बहुत लिटरेरी और म्यूजिक के फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे ये। इनके जो कोर्ट होता था, इनका जो दरबार था, उसमें 8 दिग्गज बैठते थे। से गुप्ता के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे 9 ज्वेल्स थे, 9 दिग्गज थे। इनके टाइम पे अष्ट दिग्गज जो थे, 8 जो एमिनेंट स्कॉलर्स जो थे तेलुगु के, वो बैठते थे इनकी कोर्ट में। और जो कृष्णदेव राय है उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे पहली थी अमुक्तमाल्यदा तेलुगु में लिखी, जम्बावती कल्याणम और उषा परिणयम ये संस्कृत में लिखी। ठीक है, ये इनकी खुद बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए, जैसे विट्ठल स्वामी टेम्पल है, अजारा रामास्वामी टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स विजयनगर एम्पायर में हम्पी वाला एरिया जो है वहाँ पे इन्होंने ये टेम्पल्स बनाए थे। जो तिरुपति टेम्पल जो है, फेमस टेम्पल जो तिरुपति टेम्पल है, वो भी इन्हीं के टाइम पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत? तो ये जो डिपार्टमेंट बनाया था बलबन ने बनाया था, ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था।
डिपार्टमेंट का मतलब है कि ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट मिलिट्री रिलेटेड जितने भी काम है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया था बलबन की तरह। अभी प्रेजेंटली कैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज होती हैं उसी तरह के वहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट था। बलबन कौन थे? अभी हमने बात की स्लेव डायनेस्टीज़ की। स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले स्लेव जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किसने किया था वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। इसका फाउंडर डायनेस्टी का कौन था और किस कारणों से ये डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये बलबन जो थे एक स्लेव डायनेस्टी के एक रूलर थे। पहले ये एक टर्किश चीफ थे। उस टाइम पे एक चहलगानी करके 40 चीफ्स वाला सिस्टम चलता था, उनमें से एक चीफ थे, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे अब जो वहाँ का जो रूलर था उसको ओवरथ्रो कर दिया और ख़ुद वहाँ के रूलर बन गए थे, ठीक है। टर्किश चीफ चहलगानी भी आपको अगर पूछे कहाँ एग्जिस्ट करता था, स्लेव डायनेस्टी अंडर में, और ये 40 टर्किश चीफ होते थे, तुर्की के चीफ। तो पहला डिपार्टमेंट था दीवान अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी जो बाकी डिपार्टमेंट है वो भी देख लेते हैं। आगे मैं दीवान ए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, दीवान ए एक बार लिख देता हूँ। जो वजारत, दीवान वजारत जो था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट था। दीवान रिसालत जो था वो था फॉरेन अफेयर्स का, ठीक है। दीवान इंशा जो था, दीवान INSH इंशा जो था वो जनरली कॉरस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट जो था वो इंशा था। दीवान काज़ा मीन्स जस्टिस, ठीक है। दीवान काज़ा जस्टिस डिपार्टमेंट था। दीवान बरीद, बरीद बोलते थे इंटेलिजेंस ऑफिसर को। दीवान बरीद जो था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है। और दीवान खैरात जो था चैरिटी वाला डिपार्टमेंट था। और दीवान अमीर कोई जो था, अमीर कोई, ये था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आगे फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके सारे डिपार्टमेंट्स कवर हो रखे हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे। ये अलग अलग रूलर्स ने बनाया, लेकिन जो दीवान अर्ज जो था वो बनाया था बलबन ने। 2016 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। रूलर्स के नाम दे रखे हैं और बताया कि कौन से रूलर कहाँ रूल करते थे। रज़िया सुल्तान, ये स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे। इल्तुतमिश, उनकी बेटी थी। आपने सुना होगा कि वो गाना जो है अल्लाह बचाए मेरी जान रज़िया गुंडों में फंस गई, तो उसका जो गाने का इंस्पिरेशन है वो रज़िया की लाइफ से आता है कि इल्तुतमिश की जो डेथ होने वाली थी तो उन्होंने रज़िया अपनी बेटी को रूलर डिक्लेयर कर दिया था दिल्ली का। जो वहाँ के जो भी तर्किश जो उस टाइम के चीफ जो थे उनको ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि कैसे एक वुमेन को रूलर बना दिया जा रहा है। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। बहुत काबिल थी। उनके बेटे, इल्तुतमिश के बेटे इतने काबिल नहीं थे कंपेयर टू हर डॉटर, लेकिन कॉन्स्पिरेसीज के चक्कर में आखिरकार इनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है और इनके भाई को रूलर बना दिया जाता है। और धीरे धीरे इनके भाई की रूलरशिप से भी उनको हटा के धीरे धीरे उनके भाई को या उनके जो किंग के डिसेंडेंट्स से उनको हटा के बलबन एक्वायर कर लेता है थ्रोन को, ठीक है। बलबन बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था जिसने बहुत कंसोलिडेट किया उस वक्त की दिल्ली सल्तनत को। रज़िया सुल्तान कुछ ही टाइम तक रूल कर पाए, उनके बाद इनको मार दिया गया था। बहादुर जो शाह थे वो गुजरात के रूलर थे, आपको पता होगा। बाज बहादुर मालवा के रूलर थे। इनका बड़ा जिक्र जो है हमारे राजस्थान हिस्ट्री में भी देखते हैं। जो चांद बीवी जो थी वो थी अवध की नहीं, अहमदनगर, एक डेक्कन में एम्पायर था, डायनेस्टी थी, ठीक है, वहाँ की रूलर थी चांद बीवी, ठीक है। ये भी एक फीमेल रूलर थी। इसके साथ में जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाता है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आए हैं आर्ट एंड कल्चर में, और लेकिन डायमेंशंस इसने बहुत सारे कंट्रोल कर लिए हैं। तो फ्यूचर में आपको फोकस करना है कि आप उन सारे डायमेंशंस पे सारे प्रिपेयर करके जाओ कि जितने भी, जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स वाला सेक्शन हो गया या जो डिपार्टमेंट्स वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे डीप में आपको कहाँ कहाँ तक जाना है आपको समझ में आ गया होगा। आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है और कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चंस में से इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर आपको एक भी ऑप्शन सही आता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इजी क्वेश्चंस है। आर्ट एंड कल्चर बहुत छोटा पोर्शन है, इसके अंदर में इतना वाइड नहीं है जितना आपको लगता होगा कि बहुत वाइड होगा। सारा आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ना है। जितना मेंशन करके रखा सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। जैसे साउथ में सिर्फ स्पेसिफिक विजयनगर एम्पायर दिया तो विजयनगर पढ़ना है,
छोला, चालुक्य, पल्लवास देखना है तो उनके जिस पीरियड में बात की गई उतना ही देखना है। इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, नंबर आने के 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर में से, और ईजी क्वेश्चन आते हैं 1-2 को छोड़ के। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में।